हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर। आज हम डिस्कस करेंगे BHU 2018 ओरिजिनल पेपर पार्ट 2। फर्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, वो आपने देखे थे, बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, एवरेज क्वेश्चन थे। आज हम 21 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो 21st क्वेश्चन है वो क्वांट बेस्ड क्वेश्चन है, वो हमारे क्वांट के टीचर डिस्कस करेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 22। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 22 काफी सिंपल क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस कॉनिक। पहले बताओ ये कॉनिक क्या है? दिस कॉनिक इज हाइपरबोला। दिस इज हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की आपको एसेंट्रिसिटी चाहिए, तो इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा मुझे बताओ। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। ओके, आपको पता है कि हाइपरबोला जब हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास हाइपरबोला होता है। तो इसकी एसेंट्रिसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये आपका हाइपरबोला है, दिस इज हाइपरबोला। यहाँ पर 1 चाहिए तो डिवाइड बाय 144, 144 से डिवाइड किया तो हाइपरबोला क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। दिस इज नाउ हाइपरबोला। ए स्क्वायर क्या हुआ? ए स्क्वायर दिस 16 हो गया, और बी स्क्वायर क्या हुआ? 9 हुआ। ए स्क्वायर 16, बी स्क्वायर 9। ओके, इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू या तो यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, आपकी मर्जी है। ओके, आपने देखा हमने इस फॉर्मूले को ऐसा लिखा पहले, बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच, तो यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू 9 पुट कर दी, ए स्क्वायर की वैल्यू 16 पुट कर दी। सो 9 बाई 16 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। ई स्क्वायर इज नाउ इक्वल टू 1 प्लस 9 बाई 16 मीन्स 25 बाई 16। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई की वैल्यू आ जाएगी, ई स्क्वायर इज डेट, तो ई की वैल्यू आ गई 5/4। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/4। सो वेरी इजी क्वेश्चन, आपने देखा बड़ा इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा फॉर्मूला था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, आपकी मर्जी है। तो वहां से ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25/16, सो ई की वैल्यू आ गई 5/4। सो वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने बताया कि BHU के क्वेश्चन टफ नहीं होते, आपको स्पीड बस याद रखनी है, अपनी स्पीड में अपनी कॉन्सेंट्रेशन बना के रखो, वही आपको याद चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n आर इन द रेशियो 1:7:42। आपको पता है क्वेश्चन कहाँ का हो गया? क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का हो गया। कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द रेशियो दिस। पहली बात ये लेके चलो कि इसकी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन सी लेके चलोगे। आपको पता है एक लोगे आर्थ टर्म लोगे, एक r+1 टर्म लोगे, एक आप r+2 टर्म लोगे। दीज आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। ओके, दीज आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो आर्थ टर्म क्या होती है इस एक्सपेंशन में? आर्थ टर्म क्या होगी? NC r-1 x पावर r-1। r+1 टर्म क्या होगी? NCr x पावर r। r+2 टर्म क्या होगी? NCr+1 x पावर r+1। दीज आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। हमें इनके कोएफिशिएंट्स कहे गए हैं। ये कोएफिशिएंट्स हो गए, देखो आपके सामने ये कोएफिशिएंट हुआ इसका, ये कोएफिशिएंट हुआ r+1 टर्म का, ये कोएफिशिएंट हुआ r+2 टर्म का। इनका रेशियो क्या है? 1:7:42। हमें n की वैल्यू चाहिए। जो क्लास लगा चुके हैं उनको पता है काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका हुआ है। इसका आंसर भी बच्चों को याद होता है। इसका आंसर क्या 55 है, मैक्सिमम बच्चों को याद होता है। जिसने पहली बार क्लास लगा रहा है, जिसने नहीं देखा उसको पूरा एक बार देखना पड़ेगा, अदरवाइज इसका आंसर 55 आप सीधा पेपर में मार्क कर सकते हो। ओके, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा 55 लिख के आ सकते हो। अभी तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। हमें क्या बोला था? रेशियो ये है, ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो है। तो हमने 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स को मान लिया, तो इट मीन्स की TR/TR+1। TR का कोएफिशिएंट क्या था? ये कोएफिशिएंट है NCr-1, और TR+1 का कोएफिशिएंट क्या है? NCr। ओके, इन दोनों का कोएफिशिएंट लिख लिया हमने। NC समथिंग क्या होता है? फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r-1 n-r+1। पता है सभी को फॉर्मूला NCr-1 को लिखने का। ये NCr-1 को खोल दिया, ऐसे बन गया। ये NCr को खोल दिया, क्या बनेगा? फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। ये आपका फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया। ये आपका डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा लाइक दिस। आपका ये बन गया हमारे पास। ओके, देख सकते हो आप। अब क्या देख रहे हो? ऊपर फैक्टोरियल r है, नीचे फैक्टोरियल r-1 है, तो फैक्टोरियल r बाय फैक्टोरियल r-1 क्या रह जाएगा? r रह जाएगा। नीचे फैक्टोरियल n, ऊपर फैक्टोरियल n-r है, नीचे फैक्टोरियल n-r+1 है, नीचे ज्यादा है ऊपर कम है फैक्टोरियल, तो क्या बचेगा? n-r+1 बचेगा डिनोमिनेटर में। n-r+1 बच गया डिनोमिनेटर में, ऊपर r बच गया इक्वल टू 1/7, और 7 को उधर लेके मल्टीप्लाई कर दिया, 1 उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया।
इसके बाद आपने आर को तो ले गए, 8r इज नाउ 8r माइनस n इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया नंबर 1। इसको ये छोटी छोटी कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हो। मेन बात क्या थी, मेन बात तो ये थी हमारी, ठीक है, ये मेन चीज थी। उसके आगे तो बेसिक कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई किया क्या किया, ये बेसिक कैलकुलेशन है। आपकी नंबर 1 इक्वेशन आ गई 8r माइनस n इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हमें क्या बोला गया, रेशो, अगला रेशो क्या है 7:42। वो किसका रेशो है, r+1 टर्म और r+2 टर्म का। तो दोनों को डिवाइड, दोनों के कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर दो, दोनों के कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर दो, वो रेशो क्या होगा 7:42 हो गया। बस वो सेम जो भी किया वैसे ही। तो r+1 टर्म का कोएफिशिएंट क्या था, NCR, r+2 टर्म का कोएफिशिएंट क्या था, NCR+1। तो इट मींस फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, बिल्कुल सेम। फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r+1, दोनों का डिफरेंस n माइनस r-1, ये कट जाएगा, ये आपका डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा लाइक दिस, आपके सामने ये बन गया। ओके, उसके बाद न्यूमरेटर में फैक्टोरियल r+1 है, यहाँ पर फैक्टोरियल r है, तो क्या बचेगा, r+1 बचेगा न्यूमरेटर में। नीचे n माइनस r का फैक्टोरियल है, ऊपर n माइनस r-1 का फैक्टोरियल है, नीचे ज्यादा ऊपर कम है, एक ज्यादा है ऊपर एक कम है, तो ये n माइनस r बचेगा नीचे। ओके, बेसिक कैलकुलेशन सभी को पता है। 6 वहां क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया। अब एक तरफ लेके सब कुछ, तो क्या बन गया 7r माइनस n इक्वल टू -6, इसको नंबर 2 बोल दिया। नंबर 1 आपकी इक्वेशन थी, ये आपकी नंबर 1 थी, ये आपकी नंबर 2 है। ओके, नंबर 1 नंबर 2 को सोल्व करो, n और r की वैल्यूज आ जाएंगी। आप नंबर 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका r दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपकी r कट जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। या दोनों को सोल्व करके आपको पता है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सीधा ही नंबर 1 नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, n कैंसिल हो गया, देखो n कैंसिल हो गया, r की वैल्यू सीधा 7 आ गई। r की वैल्यू 7 किसी एक में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो और 2 में पुट कर दो। r की वैल्यू को 7 पुट कर दिया, देखो 50, r की वैल्यू 7 मैंने 1 में पुट कर दी, r की वैल्यू 7 अगर मैं 1 में पुट कर दूंगा तो 56 माइनस n इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 55। जो मर्जी करो, आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन बड़ी इजी है, n की वैल्यू 55 आ जाएगी। मेन चीज ये नहीं है, ये कैलकुलेशन तो बेसिक कैलकुलेशन है, ये कोई स्कूल का बच्चा भी कर सकता है। मेन चीज क्या थी, रेशो जो हमें बताया गया है 1:7:42, वो मेन चीज थी कि 3 कंजक्टिव टर्म्स का रेशो में दिया हुआ है, तो वो उसके आगे तो छोटी छोटी इक्वेशन है वो आप सोल्व कर सकते हो। n की वैल्यू क्या आ गई 55 आ गई, बस दिस इज आंसर, n इज 55। ओके, थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थी इसमें, बट ये क्वेश्चन अगर आपने क्लासरूम में किया हुआ है तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाता है, अदरवाइज पेपर में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इन द फर्स्ट 4 पेपर्स ईच ऑफ 100 मार्क्स, ऋषि गोट 95, 72, 73, 83 marks. If he wants an average of greater than or equal to 75 and less than 80, उसको एवरेज चाहिए, greater than equal to 75, less than 80, then range of marks he should score in the 5th paper. उसके टोटल 5 पेपर्स है, उसके 4 पेपर्स के मार्क्स उसको पता है, 5th पेपर को उसको क्या स्कोर करना चाहिए कि जो उसकी एवरेज है वो क्या होनी चाहिए, एवरेज शुड बी greater than equal to 75, less than 80। तो एवरेज का मीनिंग आपको पता क्या होता है कि 5 मार्क्स को ऐड, 5 पेपर्स के मार्क्स को ऐड करना होगा, 4 के मार्क्स मुझे पता है, तो लेट 5th पेपर में क्या मार्क्स है, लेट मार्क्स इन द 5th पेपर, लेट मार्क्स इन द 5th पेपर बी x। ओके, हमें x को निकालना है, लेट मार्क्स इन द 5th पेपर बी x। तो पांचों पेपर की एवरेज क्या होगी, पांचों पेपर के मार्क्स को ऐड कर दिया, 95 प्लस 72 प्लस 73 प्लस 83 प्लस x बाय 5, ये आपकी एवरेज होगी। दैट एवरेज क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है और लेस देन 80 हमें गिवन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 लेस देन 80। ओके, यहाँ पर आप बस आपने पुट कर दिया, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, देखो 5 मल्टीप्लाई हुआ, दोनों साइड्स को, इधर भी मल्टीप्लाई हुआ इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, 5 इंटू 75 375, 5 इंटू 80 400। ओके, 323 सब्ट्रैक्ट हो गया, दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ ये बन गया, वहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये बन गया, तो x आ गया इन बिटवीन 52 टू 77, x in between 52 to 77, तो आंसर इज ओनली सेकंड चॉइस। वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये मैं कह सकता हूँ एवरेज का क्वेश्चन था जो 9th 10th के बच्चों से पूछा जाता है, तो बड़ी एवरेज सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ओके, तो क्वेश्चन भी सिंपल था, जस्ट एवरेज तो हर बच्चे को पता है एवरेज कैसे निकालते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ये भी हमारी असाइनमेंट्स का क्वेश्चन है, सम ऑफ दिस सीरीज, सम ऑफ सीरीज। बच्चा इस क्वेश्चन को जब पहली बार देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि सीरीज क्या बन रही है, पहली बार देखने से बच्चा कंफ्यूज होता है सम ऑफ दिस सीरीज, बट थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो तो आपको दिख जाएगा नीचे 1 प्लस एक्स सभी के पास है, देखो 1 प्लस एक्स इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, सभी के पास है, नीचे से 1 प्लस एक्स कॉमन ले लो,
नीचे से 1 प्लस एक्स कॉमन ले लो, या कहोगी 1 बाई 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिया, 1 बाई 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म क्या होगी 1 हो गई। सेकंड टर्म में देखो ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, यहां से 1 प्लस एक्स कॉमन लिया तो क्या बन गया 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बन गया। यहाँ पावर 3 है, यहां से 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिया, ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बन गया, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर बन गया, तो टोटल ऊपर स्क्वायर बना दो, क्या बना दो ऊपर भी स्क्वायर हो गया नीचे भी स्क्वायर हो गया। नीचे पहले क्यूब था, नीचे क्यूब था बट आपने 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिया तो नीचे स्क्वायर हो गया। सिमिलरली यहाँ से 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिया, पावर 4 है नीचे पावर 3 हो गया, ऊपर भी पावर 3 है नीचे पावर 3 होगा, मींस ऊपर नीचे सेम पावर हो गई, तो आपने उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, ऊपर नीचे सेम पावर 1 हो गई, ऊपर नीचे सेम पावर 2 हो गई, ऊपर नीचे सेम पावर 3 हो गई। ओके, तो आपने अब देख लिया कि ये क्या बन गया, ये तो आपकी जीपी बन गई, ये तो हमारे पास क्या बन गया, तो जीपी बन गई। जीपी कौन सी जीपी है, इनफाइनाइट जीपी, ये आपकी इनफाइनाइट जीपी आ गई। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है ए बाय 1 माइनस आर, तो ए मींस फर्स्ट टर्म, आर मींस कॉमन रेशियो। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या मुझे बताओ, यहाँ फर्स्ट टर्म है जीपी की 1, जीपी की फर्स्ट टर्म क्या आ रही है 1 आ रही है, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, कॉमन रेशियो आ रहा है दिस इज कॉमन रेशियो, माइनस आगे लगेगा तो माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, ये कॉमन रेशियो आ गया। इनफाइनाइट जीपी आ गई, आ चुकी है, तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या 1 है, कॉमन रेशियो क्या है, ये कॉमन रेशियो है माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला लगा दो, ए को पुट कर दो, आर को पुट कर दो, देखो ए को पुट कर दिया मैंने, क्या ए को पुट किया, ए को 1 पुट किया, वो आर को क्या पुट किया, आर माइनस ऑफ दिस, ये आर क्या माइनस ऑफ दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आपको पता फार्मूला नीचे 1 माइनस आर होता है, तो आपने माइनस ऑफ दिस पुट किया, माइनस ऑफ दिस मीन्स प्लस हो गया, तो ये बन गया। ओके, ये आपके सामने आ गया, ऐसे आ गया। ओके, ये आपका सम आ गया, तो इसको आप ऊपर लिख गए, आपके सामने ये बन गया, देखो हमने पावर को -1 कर दिया, इसको ऐसा लिख लिया हमने, वहां पर देखो जैसे मर्जी करो, ऐसा बन गया मतलब। ओके, तो इसको हमने ऐसा लिख लिया। ओके, ये आपका सम आ गया, ये आपका सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज आ गया। पावर -1 देख रहे हो आप, इसको मैंने पावर -1 लिख दिया। ओके, समझ आ गया होगा आपको, तो इसको ऊपर ले गए तो पावर -1 लिख दिया, तो ये आपका इनफाइनाइट जीपी बन गया था। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो क्या है 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया। अब इसके आगे आपको पता है, इसके आगे सॉल्व किया, बेसिक कैलकुलेशन चल रही है, अब आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब बेसिक कैलकुलेशन रह चुकी है, वो आप अपने आप भी कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन रह गई है। अब इसको ऊपर लेके गए एलसीएम लेकर, आपको पता है ऊपर गया, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, एक्स एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बाई दिस बच गया। पावर -1 माइंड रखना, पावर -1 है, इसको रेसिप्रोकल करो, पावर -1 को रेसिप्रोकल कर दिया, x + 1/2 हो गया, ये x + 1 कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या बचा 1/2 बचा। देखो आपकी मर्जी होती है, मेन स्टेप ये नहीं है, ये तो बच्चों वाली स्टेप है, कोई भी बच्चा स्कूल का बच्चा कर सकता है। मेन स्टेप क्या था, ये मेन स्टेप था शुरू वाला, कि आपने इसको कॉमन ले लिया, अंदर इनफाइनाइट जीबी बन गई, वो आपका मेन स्टेप था। उसके आगे तो बेसिक कैलकुलेशन है, आप जैसी मर्जी कैलकुलेशन करो, वो आपकी मर्जी होती है। ओके, तो बेसिक जो मेन वे होता है वो ये था कि आपकी जो थी वो इनफाइनाइट जीपी होगी, वो कैसे हम इनफाइनाइट जीपी बनाई, वो मेन स्टेप था। उसके आगे तो कोई भी बच्चा अपने वे से कर सकता है। ओके, तो वेरी इजी क्वेश्चन, मैं कहूँगा इजी क्वेश्चन था, बस एक स्टेप शुरू का स्टेप आपको पता होना चाहिए था कि वो कॉमन ले लिया और बाद में जीपी बन गई, बस उसके आगे तो क्वेश्चन बड़ा इजी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं नहीं कहूँगा टफ क्वेश्चन है, पर अच्छे क्वेश्चन में आएगा। अ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 3, -2 if the locus of middle point of portion of line intercepted between axis। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमारी असाइनमेंट में भी है, अगर आपने असाइनमेंट की हुई है तो बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लासेस में कराया हुआ है। लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट, हमें क्या चाहिए, लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट चाहिए, आपको हिंट मिल गया, लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट चाहिए, वो किसका मिडल पॉइंट चाहिए, ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस। कभी आ जाए लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस, तो आपके माइंड में वाली पिक्चर आएगी, लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस, तो उस केस में लाइन कौन सी आपके माइंड में आएगी, लाइन आपके माइंड में आनी चाहिए x by a plus y by b is equal to 1। दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट्स a on x axis, a on x axis, b on y axis। कभी ऐसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए, पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, वो लाइन की इक्वेशन लिखोगे x by a plus y by b is equal to 1, वेयर a क्या है इंटरसेप्ट ऑन x axis और बी क्या है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, मींस लाइन पासिस थ्रू, आपकी जो लाइन है डेट पासिस थ्रू a, 0 एंड 0, b। हमें इसका मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, इसके मिड पॉइंट का हमें लोकस चाहिए, लेट मिड पॉइंट बी एच के, मिड पॉइंट को हम एच के अज्यूम करेंगे, हमें एच के का लोकस चाहिए, हमें एच के की इक्वेशन चाहिए,
हमें एच के का लोकस चाहिए, मीन्स हमें एच के की इक्वेशन चाहिए। तो आपको पता है बाय मिड पॉइंट फार्मूला, आपको पता है कि ये आपका ए जीरो है, ये आपका जीरो भी है, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला ए प्लस जीरो बाय टू इज इक्वल टू एच। सिमिलरली जीरो प्लस बी बाय टू इज इक्वल टू के। यहाँ से हमारी क्या आ जाएगा, ए बाय टू एच आ गया, यहाँ से क्या आ गया, ए बाय टू एच आ गया, ए बाय टू इज एच, ए बाय टू एच हो गया, बी बाय टू के हो गया। ओके, ये आपको बिल्कुल दिख रहा है, ए बाय टू एच, बी बाय टू के। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई ए बाय टू एच, बी बाय टू के, ए की वैल्यू क्या आ गई, टू एच आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई, टू के आ गई। ए की वैल्यू टू एच, बी की वैल्यू टू के, कहाँ पुट कर दो, इस स्ट्रेट लाइन में पुट कर दो। ए की वैल्यू टू एच, बी की वैल्यू टू के, यहाँ पुट कर दो। आपको पता है आपको आंसर चाहिए, आपको इक्वेशन चाहिए एच के में, आपको एच के का लोकस चाहिए। तो मैं एच के लेके आ रहा हूँ, जैसे मर्जी मैं एच के लेके आ रहा हूँ। एच के क्या मिड पॉइंट है, तो ए की वैल्यू को टू एच ले लिया, बी की वैल्यू को टू के ले लिया, आपके सामने है, तो ए को टू एच डाल दिया, बी को टू के डाल दिया। तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वही बन गई एक्स बाय टू एच प्लस वाई बाय टू के इज इक्वल टू वन। ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। और हमें क्या दिया गया, हमें बोला गया स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू 3 कोमा माइनस टू, स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू 3 कोमा माइनस टू। आप एक्स को 3 डाल दो, वाई को माइनस टू डाल दो, एक्स को 3 डाल दो, वाई को माइनस टू डाल दो। देखो उसी में एक्स को 3 पुट किया, वाई को माइनस टू पुट किया, कहाँ पुट किया, यहाँ पुट कर दिया। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब आपको क्या दिख रहा है, एच के दिख रहा है, बस मीन्स की एच के की इक्वेशन दिख रही है। एच के मीन्स मिड पॉइंट का आपको इक्वेशन दिख रही है, बस वही तो हमें चाहिए था। हमें एच के की इक्वेशन तो चाहिए थी, हमें एच के की इक्वेशन मिल गई। अब बस इसको सेट कर लो, ये इसको सेट करो। आपको पता है कि आपका एलसीएम 2h के आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना, वो कोई भी बच्चा कर सकता है। 2h के एलसीएम आ गया, 2h के वहाँ चले जाएगा, तो यहाँ से 3k, और ये आपकी बेसिक कैलकुलेशन है, 3k माइनस 2h इज इक्वल टू एच के, ऐसा हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि 3 माइनस क्या हो जाएगा, 3 इंटू यहाँ से k हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एच हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 2h के आ जाएगा, दिस इक्वल टू 1। बस आप कुछ भी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो आप। तो यहाँ से देख रहे हो 3k क्या बन जाएगा, यहाँ से 3k माइनस 2h इज इक्वल टू 2hk, 3k माइनस 2h इज इक्वल टू hk। बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया hk में। आपका फाइनल आंसर hk में आ गया, मींस मिड पॉइंट की इक्वेशन आ गई है। अब hk को फाइनली जब आंसर में hk को जब बिल्कुल फाइनल आंसर लिखोगे तो hk को क्या बोलोगे, बिकॉज hk हमें मिड पॉइंट है, इसको हमें इसका लोकस चाहिए। तो फाइनली जब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो hk को क्या बोलोगे, x, y। ओके, बिकॉज आपका आंसर जो होता है वो x, y में होता है। तो जो आपका आंसर आया वो आंसर आ गया, hk की इक्वेशन आ गई है, hk की इक्वेशन आ गई है, बट आपको पता है आंसर हमेशा xy में लिखना होता है। तो h को बोल दो, x बोल दो, k को y बोल दो, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 3y माइनस 2x इक्वल टू 2xy। ओके, दिस इज द लोकस। तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया ये, पर कई बच्चे लोकस के क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, कहते लोकस का क्वेश्चन आ गया। तो मैंने कई बच्चों को देखा है जो लोकस से डरते हैं। लोकस से डरने की जरूरत नहीं, लोकस मीन्स इक्वेशन। लोकस, उसने क्या पूछा, लोकस मिड पॉइंट मीन्स इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट। आपको मिड पॉइंट की इक्वेशन निकालनी है, आपने मिड पॉइंट की इक्वेशन निकाल ली, बस ये छोटी सी बात होती है। लोकस से डरने की जरूरत नहीं है। जब भी लोकस ऑफ समथिंग आए तो लोकस मीन्स इक्वेशन ऑफ समथिंग। ओके, वेरी सिंपल। तो आपने इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट निकाल ली, तो लास्ट में जाके hk को xy बोल दिया, तो आपका आंसर आ गया 3y माइनस 2x इक्वल टू xy। देख सकते हो ये चॉइसेस में आपका आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन बड़े सिंपल हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, नंबर टर्म्स इन द एक्सपेंशन। नंबर टर्म्स इन द एक्सपेंशन, थोड़ा सोचो, देखने वाला बच्चा डर जाएगा ये क्या लिखा हुआ है, पर बड़ी सिंपल चीज लिखी हुई है, आपके स्कूल टाइम की फेवरेट चीज लिखी हुई है। ये आपके स्कूल टाइम की फेवरेट चीज है। थोड़ा सोचो ये क्या है, थोड़ा सोचो ये क्या है, बताओ मुझे। ये तो आपकी है 1 माइनस एक्स क्यूब की एक्सपेंशन है, ये 1 माइनस एक्स होल क्यूब की एक्सपेंशन है। क्या ये 1 माइनस एक्स होल क्यूब, ये 1 माइनस एक्स होल क्यूब है, पावर 8 भी है। यस, वेरी इजी। नाउ ये 1 माइनस एक्स होल क्यूब हो गया और पावर 8 है, मीन्स ये क्या हो गया, 1 माइनस एक्स की पावर 24 हो गया। आपको पता है, देख रहे हो ना सारे बच्चे, ये 1 माइनस एक्स क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखो, खोल के इसको खोलोगे, सभी बच्चों को पता, खोल के क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ओके 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, वही आएगा जो आप ऊपर देख रहे हो, वही चीज आ रही है, बिल्कुल सेम चीज आ रही है। मीन्स दिस इज 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब पावर 8 है, मीन्स 1 माइनस एक्स की पावर 24 हो गया। 1 माइनस एक्स की पावर 24 हो गया, तो ये तो बाइनोमियल बन गई है। उसने पूछा नंबर टर्म्स के, आपको पता है जब बाइनोमियल बनती है, जब बाइनोमियल में नंबर टर्म्स क्या होती हैं, अगर पावर n हो तो नंबर टर्म्स क्या होती हैं, n+1। नंबर टर्म्स क्या होती हैं, पावर में एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है n+1। यहाँ पावर क्या 24 है, ये बाइनोमियल है,
तो नंबर टर्म्स क्या होंगी, 24 प्लस 1 25। वेरी इजी क्वेश्चन। बस छोटी सी बात ये थी, जिस बच्चों को समझ आ गया कि ये तो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब बन गया, उसके बाद उसको मुश्किल नहीं आएगी, उसको दिख गया कि ये तो बाइनोमियल थ्योरम बन गई है, तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 27 तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 28, सभी क्वेश्चन सिंपल है, सभी क्वेश्चन एवरेज है। आप देखोगे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे। आपको बता चुका हूँ BHU में स्पीड मैटर करती है, क्वेश्चन टफ नहीं होंगे। और 28 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि कई बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, उनको लगता है कि क्वेश्चन मुश्किल है, बट क्वेश्चन बड़ा अच्छा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28, इफ ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 Na01, ओके, देन A पावर n इज इक्वल टू तो हमें मैट्रिक्स A पता है, हमें उसकी पावर n चाहिए। तो पहली बात तो हम ये ट्राई करेंगे कि n को 1 डाल के, n को 2 डाल के चॉइसेस को चेक करेंगे। अगर वैसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। n को 1 डाल के देखो, n को 1 डालोगे तो आपको ये मैच होना चाहिए। n को 1 डाला तो पहली बात है n को 1 डालना थोड़ा सा गलत भी हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर भी n है, यहाँ पर भी n है, और यहाँ पर भी n है, तो n को डालने वाला भी गलत हो जाएगा। जो हमारा जो हिडन ट्रायल वे है वो यहाँ गलत हो जाएगा, बिकॉज अंदर जो n ऑफ फिक्स है, अंदर जो n ऑफ फिक्स है, ये जो n है चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर n को 1 2 3 पुट करने का वे गलत हो जाएगा, तो उससे ना करो। तो दूसरा वे क्या है कि इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व भी बड़ा इजी होगा, देखोगे आप। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, जैसे मैट्रिक्स ए, ये आपके मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, हमें पावर n चाहिए, तो पहले हम पावर 2 निकालते हैं। पावर 2 मीन्स मैट्रिक्स को अपने से मल्टीप्लाई किया, ये मैट्रिक्स ए ये होगी, ए अगेन ए को ए से मल्टीप्लाई किया, तो देख सकते हो क्या बन गई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बन गया, 1 बन गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 2na बन गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 आ गया, ये आपकी आ गई ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया। ए की पावर 1 ये था, ये आपका ए स्क्वायर आ गया। अभी भी हमें कुछ फिक्स आइडिया नहीं मिला, हमें अभी कुछ फिक्स आइडिया नहीं मिल रहा कि ए की पावर n क्या होना चाहिए। थोड़ा सा आइडिया मिल गया, अभी भी फिक्स आइडिया नहीं आ रहा। अब ए की पावर 3 भी निकाल लेते हैं हम लोग। अब ए की पावर 3 निकाला, ए स्क्वायर को ए की पावर 3 मीन्स कैसे निकालेंगे, ए पावर 3, ए पावर 3 निकालना तो क्या करोगे, ए पावर 3 मीन्स कि ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दो। ए स्क्वायर भी आपको पता है, ए भी आपको पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये ए स्क्वायर है, ये आपका ए है ना, ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका ए है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर 3 आ गया। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आ गया, ओके। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 3na आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 आ गया, ये आ गया। ए की पावर 3 भी आ गया। अब तीनों को चेक करो, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 को चेक करो, आपको कुछ पैटर्न दिखेगा। आपको क्या दिख रहा है कि ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 में क्या दिख रहा है, 101 तो तीनों के पास है। देखो 101 यहाँ पर भी है, 101 यहाँ पर भी, 3 एलिमेंट तो फिक्स हो गए, 101 तो फिक्स हो गए। मींस ए की पावर 1 लो, ए की पावर 2 लो, ए की पावर 3 लो, वहां पर एक चीज तो श्योर है कि यहाँ पर 101 तो आ रहा है, यहाँ तो 101 तो आ रहा है, ओके। उसके बाद क्या आ रहा है, अगर ए की पावर 1 लिया था तो na आया, ए की पावर 2 लिया तो 2na आया, ए की पावर 2 लिया तो 2na आया, ए की पावर 3 लिया तो 3na आया, ए की पावर 3 लिया तो 3na आया। तो मुझे बताओ ए की पावर n लोगे तो क्या आएगा, ए की पावर n लोगे तो क्या आएगा, n टाइम्स na आएगा, n टाइम्स na आएगा। बाकी 3 एलिमेंट क्या होंगे, 101 होंगे, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बाकी 3 101 है, बट इसमें डाउट है कि ये एलिमेंट कौन सा होगा। अगर n को 1 लिया तो 1 टाइम na आया, n को 2 लिया तो 2 टाइम na आया, n को 3 लिया तो 3 टाइम na आया, n को 3 लिया तो 3 टाइम na आया, n को n लोगे, अब पावर को n लोगे तो n टाइम्स na आएगा। n टाइम्स na का मतलब, n टाइम na का क्या मीनिंग है, n स्क्वायर है, तो ये आपका n स्क्वायर हो गया। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा हो गया, ये आपका n स्क्वायर आ गया। तो कौन सी चॉइस आई, मैं देखूँ मेरा चॉइस आ गई, सी चॉइस आ गई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा पेशेंस का क्वेश्चन होता है। ए की पावर 1 निकाला, ए की पावर 1 तो गिवन था, ए की पावर 2 निकाला, ए की पावर 3 निकाला, आपने पैटर्न को चेक कर लिया कि पैटर्न क्या बन रहा था आपका। जो 2 एलिमेंट था, सॉरी जो 1 2 एलिमेंट था, 1 2 मीन्स फर्स्ट रो, 1 2 एलिमेंट था, राइट, हाँ 1 2 एलिमेंट था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस एलिमेंट, ये क्या एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट है। तो 1 2 एलिमेंट है वो क्या आ रहा है, n टाइम na आ रहा है, ओके। तो क्या बन गया, n स्क्वायर ए बन गया। तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन, ये भी हमारी असाइनमेंट का सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, देन वी हैव टू फाइंड दिस। ये हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन है,
बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हम आपको जीपी करवाते हैं तो जीपी के फर्स्ट डे हम ये वाला क्वेश्चन कराते हैं आपको। जब आपको एग्जाम्पल कराते हैं जीपी का तो ये वाला एग्जाम्पल मैं क्लासेस में बच्चों को करवाता हूँ। ये क्वेश्चन कहाँ का, बीएचयू का क्वेश्चन है, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भी बच्चों को याद होता है, इसका आंसर बच्चों को याद होता है, दिस इज आंसर। फिर भी मैं कर देता हूँ आपके लिए। आपको दिख रहा है क्या बन रही है, 3 जीपीज बन रही हैं, इनफाइनाइट जीपी बन रही है। ये भी जीपी है, वाई भी जीपी है, और ये आपका जो क्वेश्चन है वो भी जीपी है। तीनों जीपी बन रही, तीनों कौन सी जीपी बन रही, इनफाइनाइट जीपी बन रही है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, a बाय 1 माइनस आर, बस यही आपको लगाना है। ये आपकी फर्स्ट जो इनफाइनाइट जीपी है उसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो a है। ये आपकी इनफाइनाइट जीपी है, x जो है, x जो आपकी इनफाइनाइट जीपी है उसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो a है। तो उसका सम क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को 1 डाल दो, कॉमन रेशियो को a डाल दो, तो सम क्या बन जाएगा 1 बाय 1 माइनस ए। एक्स क्या बन जाएगा 1 बाय 1 माइनस ए। यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, फर्स्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो ए है, तो आपने ये फार्मूला लगा दिया, फर्स्ट टर्म 1 डाल दी, आर को ए डाल दिया, आर को ए डाल दिया, ये आपके पास आ गया। सो एक्स इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस ए आ गया। सो इसको आप सेट करो, 1 माइनस ए उधर ले जाओ, देखो आपको दिख रहा है, बड़ी बेसिक कैलकुलेशन है। ये आपका ऐसे आ गया। अब आपको पता है कि 1 माइनस ए इधर आया, 1 बाय एक्स इधर आया, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी 1 माइनस 1 बाय एक्स, मीन्स एक्स माइनस 1 बाय एक्स, एक्स माइनस 1 बाय एक्स, तो ए की वैल्यू आ गई एक्स माइनस 1 बाय एक्स। ओके, अब बिल्कुल सेम जो आप देख रहे हो, बिल्कुल ये भी सेम है, एक्स वाई हो गया और ए बी हो गया, ये भी बिल्कुल सिमिलरली बोलूंगा मैं, जैसे आपने इसको निकाला है वैसे उसको निकालोगे सिमिलरली। आपका एक्स वाई हो जाएगा, ए आपका बी हो जाएगा, एक्स आपका वाई हो जाएगा और ए आपका बी हो जाएगा। आप देख सकते हो अपने आप ही कि ये इनफाइनाइट जीपी है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो बी है, अगेन हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया, a बाय 1 माइनस आर का फार्मूला लगा दिया, फर्स्ट टर्म a को 1 डाला और कॉमन रेशियो को b डाला, r को b डाला, ये आपका y ये आ गया। उससे b की वैल्यू बिल्कुल सेम वे से जैसे आपने जैसे आपने यहाँ पर a निकाला था, जैसे आपने यहाँ पर a निकाला था वैसे b निकाला, बिल्कुल सिमिलरली। आपने करना कुछ नहीं है, बस कभी हम सिमिलरली वर्ड बोलते हैं कि a आपका b हो गया, x आपका y हो गया, तो बिल्कुल ये आपका निकाला है तो सेम का सेम ये आ गया। ओके, तो a इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स था, तो b इक्वल टू क्या हो गया, y माइनस 1 बाई वाई हो गया। ओके, a आ गया, b आ गया। अब आपको ये फाइनल a चाहिए, ये भी क्या, ये भी इनफाइनाइट जीपी है। अगेन फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो a b है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो a b है, तो इसका सम भी क्या होगा 1 बाय 1 a बाय 1 माइनस r, या एक है 1 है और कॉमन रेशियो क्या a b है, तो अगेन फार्मूला वही लगाया आपने a बाय 1 माइनस r, तो मीन्स की 1 बाय 1 माइनस a b। आपकी जो चॉइसेस है वो किस में है, एक्स वाई में है। आपको देख रहे हो चॉइसेस एक्स वाई में है, तो इस ए बी की वैल्यू डाल दो। ए की वैल्यू क्या निकाली थी आपने एक्स में, ए की वैल्यू निकाली थी आपने एक्स माइनस 1 बाय एक्स, और बी की वैल्यू क्या निकाली थी वाई माइनस 1 बाय वाई। ये दोनों वैल्यूज को ए और बी की वैल्यूज जो है वो यहाँ पर पुट कर दो। देखो पुट कर दिया हमने, ए की वैल्यू एक्स माइनस 1 बाय एक्स पुट कर दी और बी की वैल्यू वाई माइनस 1 बाय वाई पुट कर दी। ओके, बस उसके आगे तो पता ही है आपने एक्स वाई उधर एलसीएम हो गया, ऊपर चले गया, ऊपर ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, उसके आगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं था, मैंने टाइम ज़्यादा लगा दिया, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन था। 3 इनफाइनाइट जीपी थी, तो 3 इनफाइनाइट जीपी थी हमारे पास, तो तीनों का सम क्या था a बाई 1 माइनस आर, तो बस उसी को हमने वहाँ से a निकाला x में, b निकाला y में, तो आपने वहाँ उसको पुट कर दिया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया था ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 अंडररूट 1 प्लस साइन 2x, 0 टू पाई बाय 4 अंडररूट 1 प्लस साइन 2x। अंडररूट 1 प्लस साइन 2x क्या होता है आपको शायद पता है, क्लासेस में हम बोल चुके हैं आपको। ये क्या होता है, cos x प्लस साइन x का स्क्वायर होता है। देखो अपने आप चेक करो, होता कि नहीं होता, चेक करो अपने आप, होता नहीं। देखो इसका स्क्वायर करूंगा क्या आएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और साथ में क्या बचेगा 2 साइन x cos x, देखो ऐसा बच गया, ये होगा। तो इसको ये हमारे पास क्या हो गया, cos प्लस साइन का स्क्वायर हो गया। आप देख रहे हो स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन x cos x क्या होता है, साइन 2 साइन x cos x क्या होता है, साइन 2x होता है, मीन्स ये बन गया। ओके, इससे फायदा क्या हो गया, ये अंदर का जो है वो स्क्वायर बन गया, तो उसका अंडूड क्या हो गया, अंडूड मीन्स की आपका अंडूड, ये जो अंडूड स्क्वायर हो गया, अंडूड स्क्वायर मीन्स जब इंटीग्रेशन करोगे तो अंडूड स्क्वायर, तो आपका अंडूड अंडूड स्क्वायर कट जाएगा आपस में, अंडूड स्क्वायर आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर आपके पास बचेगा cos प्लस साइन एक्स। ओके, समझ आ गया आपको, ये आपका cos प्लस साइन एक्स का स्क्वायर था, उसका अंडूड था, स्क्वायर और अंडूड आपस में कैंसिल हो गए, तो इंटीग्रेशन में क्या बच गई, cos प्लस साइन बच गई। यहाँ पे एक छोटी सी बात और भी थी, एक्चुअली इंटीग्रेशन जो बचती है cos, आपको याद होगा
कि अंडर एक्स स्क्वायर क्या होता है, अंडर एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, अंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, अंडर क्या होता है, मॉड होता है। तो अदरवाइज देखा जाए तो कई बच्चे में पूछते हैं सर ये तो मॉड होना चाहिए था, बिकॉज आपने अंडर का स्क्वायर किया है, और अंडर का स्क्वायर किया तो ये तो मॉड होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक पूछते हैं, मॉड होना चाहिए था। पर आपको पता है कि लिमिट 0 टू पावर 4 है, 0 टू पावर 4 कॉस भी पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है। 0 टू पावर 4 कॉस भी पॉजिटिव है, और बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, मींस बोथ पॉजिटिव है। तो मोड आपका खुल जाएगा, मोड एक्स क्या हो जाएगा, मोड एक्स आपका एक्स हो जाएगा, बिकॉज एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो मोड एक्स क्या होता है, एक्स हो जाता है। तो डेट्स वाई हमने मोड नहीं लगाया, हमने यहाँ पर मोड नहीं लगाया था। क्यों नहीं लगाया था, बिकॉज अब हमें पता था कि 0 टू पावर 4 है तो आपको मोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दोनों पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, तो मोड लगाने का कोई फायदा नहीं था, हमने मोड को लगाया ही नहीं। बस अब तो छोटा सा क्वेश्चन आ गया, 0 टू पावर 4 कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, सभी बच्चों को पता है। अब इंटीग्रेशन को पुट कर दो, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, अब तो क्वेश्चन फिनिश हो गया। कॉस की इंटीग्रेशन क्या है, साइन है, साइन की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस है, 0 टू पावर 4, उसके आगे तो पता ही है, अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, तो उसके आगे आपका आंसर सिंपल सा कोई बच्चा देख सकता है, आंसर आपका आंसर आ गया 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ तो क्वेश्चन शुरू से सिंपल था, हमने टाइम जू ले लिया आपको समझाने में, बिकॉज हमारे सामने बच्चा जब आता है तो हमें लगता है कि शायद बच्चे को छोटी छोटी बातें नहीं पता, तो इसलिए हमें आपको समझाने में टाइम लग जाता है। कई बार क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं कि बिना पेन चलाए हो जाते हैं, बट हमें नहीं पता कि आपका मैथ्स कितना अच्छा है, इसलिए हमें आपको चीज बतानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, equation of smallest degree with the real coefficients, equation of smallest degree with the real coefficients क्या है, with the real coefficient having 1 plus iota as one of the roots, having 1 plus iota one of the roots। आपको पता है कि अगर कोएफिशिएंट रियल होते हैं, आपको शायद पता होगा को हम जो थ्योरी इक्वेशन में कर चुके हैं, कोएफिशिएंट्स हमारे रियल होते हैं तो रूट्स क्या होते हैं, कंजुगेट पेयर्स। कोएफिशिएंट रियल है और उसका अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका अदर रूट क्या होगा, उसका कंजुगेट होगा, क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। व्हेन कोएफिशिएंट्स आर रियल, व्हेन कोएफिशिएंट्स आर रियल देन complex roots occur in conjugate pairs, when coefficients are real then complex roots occur in conjugate pair। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कोएफिशिएंट रियल है तो अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अदर मस्ट बी कंजुगेट, अदर मस्ट बी कंजुगेट। तो इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, पावर 2 की होनी चाहिए, बिकॉज पावर 1 की तो इक्वेशन, जो पावर 1 की मान लो आप पावर 1 की इक्वेशन बनाओगे वो तो ये वाली बनेगी, पावर 1 की इक्वेशन तो ये बनेगी, है ना, ठीक है नहीं, बिकॉज वो आप ही इक्वेशन बन जाएगी, तो उसके कोएफिशिएंट तो कॉम्प्लेक्स हो गया, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, तो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, पावर 1 की इक्वेशन तो पॉसिबल नहीं है। मैं ट्राई करूंगा पावर 2 की बनेगी, देखो पावर 2 की बन जाएगी, बिकॉज एक रूट अगर 1 प्लस आयोटा है तो दूसरा रूट क्या ले लूंगा, इसका कंजुगेट ले लूंगा मैं। आपको पता है कोएफिशिएंट रियल है तो अदर रूट क्या ले लूंगा मैं, 1 माइनस आयोटा ले लूंगा, इसका कंजुगेट ले लूंगा, इसका कंजुगेट मैंने दूसरा रूट ले लिया। ओके, तो उससे क्या होगा, उससे जो सम है, आपके दो रूट्स आ गए, दो रूट कौन से आ गए, एक 1 प्लस आयोटा रूट आ गया, एक 1 माइनस आयोटा रूट आ गया, तो इनका सम क्या बन गया, इनका सम बन गया 2 बन गया, सम इज 2। इनका प्रोडक्ट क्या बन गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, प्रोडक्ट आ गया 2 आ गया। आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्रोडक्ट क्या आ गया, प्रोडक्ट इज नाउ 2, सम 2 है प्रोडक्ट 2 है, सम 2 है प्रोडक्ट 2 है, तो क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्वाड्रेटिक होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सम ये है, पी ये सम आपका 2 है, प्रोडक्ट सम भी 2 है, प्रोडक्ट भी 2 है, तो क्वाड्रेटिक आपको पता है ये क्वाड्रेटिक होती है, अगर सम रूट्स पता है, प्रोडक्ट रूट्स पता है, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एस की वैल्यू को 2 डाल दो, पी की वैल्यू को 2 डाल दो, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, उसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स दो रूट्स होंगे, एक रूट होगा 1 प्लस आयोटा, दूसरा रूट क्या होगा 1 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास उसने पूछा था इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट डिग्री विद रियल कोएफिशिएंट, देखो कोएफिशिएंट भी रियल आ गए हैं, और आपके इसका रूट क्या है, इसका रूट 1 प्लस आयोटा इसका एक रूट है, दूसरा रूट 1 माइनस आयोटा होगा। तो दिस इज वेरी सिंपल, मैंने थोड़ा टाइम जू लिया समझाने में, बट वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो सिंपल सी बात थी, एक आपको रूट दिया गया था 1 प्लस आयोटा, तो दूसरा रूट क्या देख लिया आपने, 1 माइनस आयोटा दूसरा रूट देख लिया, क्यों देख लिया, बिकॉज कोएफिशिएंट रियल थे, तो रूट्स मस्ट बी इन कंजुगेट पेयर्स, बस उसके बाद सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, नई इक्वेशन बन गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, then which of this its term is 164। हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n, हमें पूछा गया विच टर्म इज 164।
पहली बात तो ये है कि सम ऑफ एन टर्म्स दिया हो तो आपको दो शॉर्टकट हम क्लासेस में बता चुके हैं। अगर सम ऑफ एन टर्म्स पता है, अगर सम ऑफ एन टर्म्स अगर एपी है तो डेट मस्ट बी क्वाड्रेटिक, और एपी का सम है तो डेट मस्ट बी क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, अच्छी बात है, वो होनी चाहिए था, अदरवाइज सम ऑफ एपी होता ही ना, और सम ऑफ एपी है तो डेट मस्ट बी क्वाड्रेटिक। उस केस में डी बाई टू, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, डी बाई टू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, ये आपका शॉर्टकट है जो हम क्लास में समझा चुके हैं। डी बाई टू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, तो यहाँ पर एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो डी बाई टू 3 हो गया, तो डी क्या हो गया, 6 हो गया, वेरी सिंपल, डी आ गया 6 आ गया। ओके, सीधा शॉर्टकट लगाया कि डी बाई टू क्या होता है, 3 कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर होता है, और सिमिलरली ए माइनस डी बाई टू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एन होता है। ये दोनों शॉर्टकट हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपका सम आपका क्वाड्रेटिक हो तो डी बाई टू क्या होता है, 3 होता है, और ए माइनस डी बाई टू क्या होता है, 5 होता है। 5 मीन्स की कोएफिशिएंट ऑफ एन होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ एन होता है। बस उससे क्या फायदा होगा, यहाँ से डी की वैल्यू 6 आ गई, डी की वैल्यू 6 सीधा यहाँ पुट कर दो, डी की वैल्यू 6 आपने पुट कर दी, ए माइनस 6 बाई टू, ए माइनस 6 बाई टू मीन्स ए माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो ए की वैल्यू 8 आ गई, ए की वैल्यू 8 आ गई, डी की वैल्यू 6 आ गई, बस उसके आगे आपको चाहिए टर्म कौन सी है, लेट दिस बी nth टर्म, लेट दिस बी nth टर्म, इसको हमने nth टर्म मान लिया, हमने इसको क्या मान लिया, nth टर्म मान लिया, लेट दिस बी nth टर्म, हमें n चाहिए, ओके, हमें n चाहिए, हमने इसको nth टर्म मान लिया। nth टर्म क्या होती है एपी की, a प्लस एन माइनस 1d, हमें a पता है, a क्या पता है, a हमारा 8 आ चुका हुआ है, d हमारा 6 आ चुका हुआ है, इसको हमने nth टर्म मान लिया हुआ है, दिस इक्वल टू 164, दिस इक्वल टू 164, ए आपका 8 है, डी आपका 6 है, या आपकी टर्म को 164 ले लिया हमने, बस अब उससे एन की वैल्यू आ जाएगी, बस इतनी सी बात है। तो आपने यहाँ से एन की वैल्यू निकाल ली, क्या आई, 27 आ गई। ओके, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। मेन बात क्या थी, मेन चीज ये थी, आपको ये दो शॉर्टकट अगर पता थे तो बड़ी अच्छी बात थी। ये डी बाई टू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, ए माइनस डी बाई टू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एन, उससे क्या फायदा हो गया, सीधा ही आपका डी निकल गया, डी को पुट कर दिया, ए निकल गया, जब डी और ए निकल गया उसके आगे उसने बोला कि ये टर्म कौन सी है, लेट दिस बी nth टर्म, तो आपने ए और डी को पुट कर दिया, एन की वैल्यू आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन तभी होते हैं अगर आपको कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट पता हो, अगर शॉर्टकट नहीं पता होंगे तो टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाएगा, वहां पर आपका टाइम बड़ा वेस्ट होगा, डी निकालने में, ए निकालने में, मेन टाइम तो वहीं पर वेस्ट होता है, तो उसी टाइम को हमने बचाया है ना। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, अगेन बाइनोमियल का क्वेश्चन आ गया। बाइनोमियल काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज, ये दो चैप्टर बीएचयू में काफी पूछे जाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 y की पावर 3 इन दिस एक्सपेंशन, x पावर 6 चाहिए, y पावर 3 चाहिए, तो साफ दिख रहा है कि मुझे इसकी पावर 6 चाहिए, इसकी पावर 3 चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा अगर आपने बाइनोमियल की है तो आपको साफ दिख रहा है कि अगर इसकी पावर 6 चाहिए मींस आपको कौन सी टर्म चाहिए, आपको टर्म चाहिए इसकी पावर 6, इसकी पावर 3 चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कहूँगा कि मुझे 7th टर्म चाहिए। चलो वो हम देख लेते हैं आपके लिए, मैं तो सीधा बोल सकता हूँ कि मुझे 7th टर्म चाहिए, तो मैं आपके लिए निकालूंगा 7th टर्म। पर पहले आपको दिखना चाहिए कि आप आराम से करो, आपको जल्दी नहीं करना, आप आराम से करो। आप पहले क्या करो, इस लेट, आपको नहीं पता कि कौन सी टर्म चाहिए, लेट पहले आप जनरल टर्म निकाल लो, आप इसकी एक्सपेंशन की जनरल टर्म निकाल लो। जनरल टर्म क्या होती है, आपको पता है कि एक्सपेंशन अगर ऐसी हो, बाइनोमियल एक्सपेंशन हो, तो उसकी जनरल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म होती है एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर, आपने जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर एक्स तो एक्स ही है, ए यहाँ क्या 2y है, या ए 2y है, एक्स की पावर 9 माइनस आर, 2y की पावर आर। ओके, तो यहाँ से 9 माइनस आर आपको क्या चाहिए, 9 माइनस आर आपको चाहिए, क्या चाहिए, 9 माइनस आर आपको 6 चाहिए, 9 माइनस आर का चाहिए 6 चाहिए, बस उसको 6 डाल दिया, देखो 9 माइनस आर को 6 डाल दिया, और आर क्या चाहिए, R3, देखो सीधा पहले R3 निकल जाता है, आर सीधे ही आपको पता 3 चाहिए, आर क्या चाहिए 3 चाहिए, और डेफिनेटली जब 3 डालोगे तो 6 अपने आप हो जाएगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है, n माइनस आर 6 है, R3 है, तो डेफिनेटली आर को 3 डालोगे तो वो 6 होना ही है, तो मीन्स R3 आ गया, सीधी बात है R3 आ गया, R3 आ गया तो बस उसके आगे तो कुछ भी नहीं है, R3 आ गया तो R को 3 यहाँ पुट कर दो, 9c3 x की पावर 6 R3 पुट कर दिया आपने, तो आपके सामने x की पावर 6 आ गया, y की पावर 3 आ गया, और बाकी जो बचा कोएफिशिएंट बचा, बाकी क्या बचा, कोएफिशिएंट बचा, दिस इज अ कोएफिशिएंट। ओके, ये आपको कोएफिशिएंट आ गया 672। ओके, एक टर्म 4th टर्म थी, मैंने 7th टर्म बोल दिया था, 7th टर्म नहीं 4th टर्म है, मैंने यहाँ पर 7th टर्म बोल दिया था, बट दिस इज अ 4th टर्म। ओके, तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, सिंपल सी बात है, जनरल टर्म निकाल ली। जनरल टर्म में क्या देखा कि y की पावर आपको 3 चाहिए थी,
पर ये y की बार r होता है तो r सीधा 3 आ गया, सीधी सी बात है, r सीधा 3 आ गया। R3 मीन्स फोर्थ टर्म आ गई, R3 मीन्स फोर्थ टर्म आ गई, तो क्वेश्चन आपका सिंपली बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ओके, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसको देखने में, आप देख सकते हो आराम से। कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप देख सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन ही है, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, जनरल टर्म निकाल के आपने r को 3 ले लिया, r क्या ले लिया, 3 ले लिया। R3 मीन्स फोर्थ टर्म आ गई, तो फोर्थ टर्म में आपने इसको पुट कर दिया, 9c3 x की पावर 9 माइनस 3 y की पावर 3, ये बाकी जो x y को छोड़ दो, बाकी जो बचा कोएफिशिएंट बचा, ये आपका कोएफिशिएंट बचा, ये आपका कोएफिशिएंट बचा, ये आपका कोएफिशिएंट बचा। दैट्स वेरी इजी नाउ। ओके, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34, सभी क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा जिसको समझाने में मुझे टाइम बड़ा लग रहा हो, कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया। 34 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ गया। z इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आल्टा साइन थीटा, देन रियल z क्या है, रियल पार्ट क्या है इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है। बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी सेट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट होता है तो अच्छी बात है, अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट x है, रियल पार्ट क्या है इसका, x है। बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेट नहीं है, नीचे आल्टा है, इसको पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद कंजुगेट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद कंजुगेट, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, कंजुगेट से डिवाइड कर दो। कंजुगेट क्या होता है आपको पता है हर बच्चे को, a प्लस आल्टा बी कभी आ जाए तो इसका कंजुगेट क्या होता है, a माइनस आल्टा बी, तो आपने वही किया, आपने देख सकते हो इसका कंजुगेट माइनस को प्लस कर दिया, उसको आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड विद कंजुगेट। ओके, नीचे क्या है, नीचे आप देख सकते हो, आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट आनी चाहिए। आपको पता है कभी a प्लस आल्टा बी इंटू ए माइनस आल्टा बी होता है तो उसको फास्ट मल्टीप्लाई किया करो, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए माइनस आल्टा बी है, ए प्लस आल्टा बी है, ये ए प्लस आल्टा बी है, ये ए माइनस आल्टा बी है, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे क्या होगा ए स्क्वायर, ये माइनस, देखो एक स्टेप ज़्यादा ले लिया हमने, अब एक स्टेप बचा सकते थे बिकॉज सीधा ही नीचे प्लस कर सकते थे, मैंने यहाँ एक स्टेप ज़्यादा ले लिया, देखो तो प्लस कर सकते थे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सीधा यहाँ पर प्लस साइन, देखो अगले स्टेप पे देख रहे हो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये स्टेप आप बचा सकते थे अपना, बट चलो हमने ले लिया तो ले लिया, तो आराम से ले लिया, कोई बात नहीं, ये ए स्क्वायर कर दिया माइनस बी स्क्वायर कर दिया, हमने एक स्टेप ज़्यादा ले लिया, पहले आराम से आपको ऐसे करके दिखाया ए स्क्वायर, पहले ऐसे आपको करके दिखाया, ओके, बाद में आल्टा स्क्वायर को -1 ले लिया तो ये बन जाएगा, फाइनली बनेगा यही। तो हमने पहले इसको ए माइनस आल्टा बी लिया, इसको ए प्लस आल्टा बी लिया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ओके, बाद में आल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो पुट कर दी तो माइनस माइनस देखो प्लस हो गया। ओके, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसको खोलूंगा तो क्या होगा 1 प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा, ऊपर तो कुछ नहीं किया, ऊपर तो ये जो न्यूमरेटर था ये वाला पार्ट न्यूमरेटर बन गया, ये ऊपर न्यूमरेटर बन गया। ओके, समझ आ गया आपको, नीचे ए माइनस आल्टा बी था, ए प्लस आल्टा बी था, मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस दिस बन गया, आल्टा स्क्वायर को -1 बोल दिया, ये आपका प्लस बन गया, इसको खोल दिया, ये बन गया। अब आपके सामने नीचे तो रियल हो गया, अब ऊपर नीचे अब आपको क्या चाहिए, आपको टोटल रियल पार्ट चाहिए था कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को सेट करो प्रॉपर, देखो क्या बनता है, ये कोस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, और पहले भी 1 है, आगे भी 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया, ये 1 है, ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1 है, 1 प्लस 1 2 हो गया, और -2 कोस थीटा ये नीचे ही है, मीन्स नीचे डिनोमिनेटर क्या हो गया 1 प्लस 1 2, आप समझ सकते हो ना, 1 प्लस 1 2 -2 कोस थीटा, नीचे डिनोमिनेटर ये हो गया, ऊपर न्यूमरेटर क्या है 1 माइनस कोस थीटा प्लस आल्टा साइन थीटा। अब रियल पार्ट कौन सा हो गया, रियल पार्ट आप समझते हो क्या होता है, दिस इज अ रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है, दिस इज अ रियल पार्ट। ओके, तो रियल पार्ट अलग कर दो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो, अब आपको दिख रहा है सब कुछ, आपको थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा हो गया, मैं आपको थोड़ा सा आराम से करके दिखाता हूँ। तो रियल पार्ट कौन सा होगा मुझे बताओ, कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है x प्लस आल्टा वाई बाई जेड, तो रियल पार्ट कौन सा होगा, दिस इज अ रियल पार्ट है ना, दिस इज अ रियल पार्ट, तो ये आपका ये वाला पार्ट आपका हो गया रियल पार्ट। ओके, आपको रियल पार्ट चाहिए था, ये रियल पार्ट देखो, ये देखो हमने निकाला नीचे, ये रियल पार्ट हो गया प्लस आल्टा टाइम्स ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ओके, ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रियल पार्ट, क्या चाहिए, हमें रियल पार्ट फाइंड करना है, हमें रियल पार्ट फाइंड करना है, बाई चांस 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा आपस में कैंसिल हो गए, तो रियल पार्ट क्या रह गया 1/2 रह गया, वेरी इजी नाउ। तो बस छोटा सा पार्ट क्या था, रैशनलाइज करना, रैशनलाइज करना बड़ा इजी था, थोड़ा सा टाइम मैं ज़्यादा ले रहा हूँ,
वो इसलिए टाइम ले रहा हूँ कि मैं फिर बार बार कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं उनका मैथ्स कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो मैं सीधा बोल देता कि आपने रेफरेंस कर दिया तो सिंपल सी बात है, नीचे ए प्लस आरडा बी इंटू ए माइनस आरडा बी, नीचे ए स्क्र प्लस बी स्क्र आ गया तो 1 + 1 2 हो गया। तो मेरी बड़ा सिंपल था बोलना, बट मुझे नहीं पता कि आपका मैथ्स कितना स्ट्रॉन्ग है। ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपके सामने बोल देता हूँ कि क्या बना, कैसे कटा, वो एक ही चीज़ बोल देता हूँ। ओके, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप अपने आप कर सकते हो। आपको ये छोटी छोटी बातें तो कैलकुलेशन होती हैं, वो आप अपने आप भी देख सकते हो। मेजर पार्ट तो शुरू वाला पार्ट होता है, पहला स्टेप मेजर स्टेप होता है कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, वही मेजर स्टेप होता है। उसके आगे बेसिक कैलकुलेशन होती है। नाउ ये क्वेश्चन भी आपको पता है, हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको याद होगा। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का, कई यूनिवर्सिटी में आ चुका है, एनआईटी में आ चुका है, बीएचयू में भी पहले आ चुका है, कई जगह आ चुका है। इसका आंसर आपको याद होना चाहिए 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन। कहाँ का क्वेश्चन है? लिमिट्स का क्वेश्चन है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, लिमिट एक्सटेंड्स टू दिस, इसकी लिमिट चाहिए हमें। क्या गिवन है? f2 इज 4, f डैश 2 डैश मीन्स डेरिवेटिव, f डेरिवेटिव 2 इज 1, ये हमें गिवन है। तो जब भी ऐसे लिमिट के क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता है कि पहले हम ट्राई करते हैं कि कहीं 0/0 फॉर्म तो नहीं है, कहीं 0/0 फॉर्म तो नहीं। नीचे 2 पुट किया, नीचे 2 माइन, देखो लिमिट a पर है, नीचे a पुट किया मीन्स नीचे 2 पुट किया, नीचे 2 पुट किया, नीचे 0 आ गया। ऊपर 2 पुट किया, ऊपर क्या है? ऊपर आया 2f2, ऊपर 2 पुट किया, ऊपर क्या आया? 2f2 माइनस 2f2, नीचे 2 पुट किया, 2 माइनस 2 आ गया। ऊपर किया, ऊपर ये आ गया, मीन्स 0/0 फॉर्म हो गई, ये 0/0 फॉर्म आ गई। 0/0 फॉर्म आ जाए तो हम क्या करते हैं? अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। 0/0 फॉर्म आ जाए तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, लो हॉस्पिटल रूल, अप्लाई लो हॉस्पिटल रूल। तो लो हॉस्पिटल रूल हमें क्या कहता है? जब 0/0 फॉर्म आती है तो क्या करते हैं, क्या बन जाती है लिमिट? डेरिवेटिव बाय डेरिवेटिव। आप सभी को पता है जब 0/0 फॉर्म आ जाती है किसी की तो उस केस में बाय लो हॉस्पिटल रूल क्या होता है? ऊपर का डेरिवेटिव बाय नीचे का डेरिवेटिव, ऊपर का डेरिवेटिव एफ डेरिवेटिव बाय नीचे का डेरिवेटिव जी डेरिवेटिव। अब आपको पता है 0/0 फॉर्म बन चुकी है तो ऊपर का डेरिवेटिव क्या है? एक्स का डेरिवेटिव 1। चलो अब आपने सबको देख लिया एक बार, अब आपने 0/0 फॉर्म बना दी है। अब थोड़ा सा देखो 0/0 फॉर्म बन चुकी है तो ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव पुट करो। आपका इसका डेरिवेटिव 1 into f2 माइनस 2 into f डैश एक्स, नोमेटर का डेरिवेटिव देख सकते हो। 1 into f2 माइनस 2 into f डैश एक्स, नोमेटर का डेरिवेटिव हो गया। ड्रोमेटर का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स का डेरिवेटिव 1, बस ये आपका आ गया। 2 का डेरिवेटिव 0, ये नोमेटर का डेरिवेटिव हो गया, ये नोमेटर का डेरिवेटिव हो गया, ये आपका ड्रोमेटर का डेरिवेटिव हो गया, बिकॉज 0/0 फॉर्म थी। तो बाय लो हॉस्पिटल रूल आपको डेरिवेटिव बाय डेरिवेटिव करना था, बाय लो हॉस्पिटल रूल। ओके, हमने डेरिवेटिव बाय डेरिवेटिव कर दिया। अब आप देख रहे हो 0/0 फॉर्म नहीं है, नीचे 1 आ गया तो इट मीन 0/0 फॉर्म नहीं है। अब सीधा 2 को पुट कर सकते हो, और 2 को पुट कर दिया हमने f2 माइनस 2f-2 बाई 1, सीधा 2 को पुट कर दिया, बस अब आपका ये आंसर आ चुका हुआ है। अब अच्छी बात ये है कि हम f2 गिवन है 4 है, f-2 भी गिवन है 1 है। f2 को 4 डाल दो, f2 को 4 डाल दो और f-2 को 1 डाल दो, f-2 को 1 डाल दो, ये देखो 1 डाल दिया, f2 को 4 डाल दिया, तो 4 माइनस 2 इंटू 1, 4 माइनस 2 इंटू 1, तो आपका आंसर आ गया 2 आ गया। वेरी सिंपल नाउ। तो ये क्वेश्चन बड़ा पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का। ऐसे क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन हर बुक में मिल जाएगा। आप कोई बुक खोलोगे सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, इवन हमारी असाइनमेंट खोलोगे वहाँ भी सेम क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो ये एनआईटी में भी आ चुका है, कई यूनिवर्सिटी में आ चुका है, बड़ी पुराना क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 36 अगेन सिंपल क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन कई लोग क्या करते हैं कि पुट करके निकालते हैं तो मुश्किल कर देते हैं क्वेश्चन को। जेड इज दिस देन वैल्यू दिस। तो पहली बात है, कई बच्चे क्या करते हैं जेड को पुट करने की ट्राई करते हैं, तो जेड को पुट करने का वे अच्छा वे नहीं होता। बाई चांस यहाँ पावर 3 थी, बाई चांस पावर 5 हो जाए तो क्या करोगे? तब भी क्या पुट करोगे? नहीं, पुट करने का वे कभी अच्छा नहीं होता। ओके, उसके लिए एक वे हम आपको सिखाते हैं कि पुट किए बिना आपको कैसे करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं दिस कम्प्लेक्स नंबर, इसकी वैल्यू निकालो, ये कोई फंक्शन है मेरा, इसको मैं एफ जेड कहता हूँ, मुझे एफ जेड की वैल्यू चाहिए, कहाँ पर चाहिए? इस जेड पर, इस जेड पर इसकी वैल्यू चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, पहले जो आपको गिवन जेड है तो उसको पहले वहां से इसको, चलो मैंने एफ जेड बोल दिया, देखो जो जेड है वहां से हम उसकी क्वाड्रेटिक बनाते हैं, उस जेड की क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक बनाते हैं। तो रियल पार्ट को एक तरफ ले जाएंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, माइनस थी आयोटा को एक साइड रखेंगे, तो जेड माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस थी आयोटा। हमने क्या किया? 2 को उधर ले गए, हमने यहाँ से ये बनाया, देखो ये हमारे पास जेड, जेड को 2 को उधर ले गए, जेड माइनस 2 इक्वल टू माइनस थी आयोटा। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स,
स्क्वेयरिंग कर दिया, जेड स्क्वेयर माइनस 4z प्लस 4 इज इक्वल टू 9 आयोटा स्क्वेयर, 9 आयोटा स्क्वेयर मीन्स -9। तो क्या बन गया, -9 को भी उधर ले गए, ये +4 है, -9 उधर जाएगा तो +4 -9 उधर जाके +9 हो जाएगा, 13 ये +13 बन गया। ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। इसको नाम दे दिया मैंने GH, इसको नाम दे दिया GZ, सॉरी क्या नाम दे दिया, GZ, इसको G नाम दे दिया। आपका जो पोनोमियल था गिवन उसको नाम मैंने F दिया था, उसको F नाम दिया था, इसको नाम दे दिया G। देखो पहला स्टेप क्या होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि आपको Z पे उसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने का पहला वे क्या होता है कि Z की जो आपको Z है वहां से क्वाड्रेटिक बनाओ। क्या बनाओ, क्वाड्रेटिक बनाओ। कैसे क्वाड्रेटिक बनाओगे, 2 को उधर ले जाओ, रियल पार्ट को उधर ले जाओ, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड रखो, 2 को उधर ले गए, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड रखा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, आपने देखा ये आपकी जी की क्वाड्रेटिक, आपकी उसकी क्वाड्रेटिक बन गई, ये क्वाड्रेटिक बन गई हमारी। इसको हमने FZ बोल दिया, इसको FZ बोल दिया। अब क्या करेंगे, अपने FZ को GZ से डिवाइड करेंगे। FZ को अपने FZ, ये FZ है, देखो ये आपका FZ है, ये आपका FZ है, देखो उस FZ को हम GZ से डिवाइड करेंगे। ओके, FZ को GZ से डिवाइड करेंगे। तो इसका शॉर्टकट ये होता है कि जब FZ को GZ से डिवाइड करोगे, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो आपका रिमाइंडर आएगा रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। ओके, देखते हैं क्या होगा। आपका FZ ये है, आपने क्या करना है, अपने FZ को GZ से डिवाइड करना है, अपने FZ को क्या करना है, GZ से डिवाइड करना है। तो उस केस में जो रिमाइंडर आएगा आपका आंसर होगा, ये FZ है, उसको आपने GZ से डिवाइड करना है। तो आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, इस केस में जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका हमेशा आंसर होगा। ओके, ये इसका एक शॉर्टकट होता है। मैं पूरा तो नहीं समझा रहा, पूरा वे तो समझाने में लगाऊं तो टाइम ज़्यादा लगेगा मेरा, तो पूरा वे नहीं, जस्ट मैंने आपको छोटा शॉर्टकट बता दिया कि ऐसे केस में FZ को यहाँ से जो क्वाड्रेटिक बनेगी उससे डिवाइड करो। तो मैं डिवाइड कर दिया, देखो आपके सामने पहले जेड स्क्वायर है, जेड क्यूब है, पहले 4Z से मल्टीप्लाई किया, देखो 4Z से मल्टीप्लाई किया, 4Z क्यूब हो गया, -16Z स्क्वायर हो गया, +52Z हो गया, फिर ये कट गया, ये 13Z स्क्वायर बचा, ये -52Z + 169, ये 13Z स्क्वायर है, ये Z स्क्वायर है, फिर 13 से मल्टीप्लाई किया अगेन, अब 13Z स्क्वायर हो गया, -52Z हो गया, +169 हो गया, आपका रिमाइंडर कट गया, आपस में रिमाइंडर 0 बचा। जो रिमाइंडर बचेगा वो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। अगर रिमाइंडर 0 बचा इस बार, तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ओके, तो बड़ी जल्दी से क्वेश्चन होते हैं ये वाले। तो इसका फायदा ये भी है कि पावर 3 की जगह पावर 5 भी होता है, पावर 7 भी होता, तब भी आपका आंसर क्या होता है, रिमाइंडर होता। तो आपका आंसर हमेशा रिमाइंडर आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का ये फायदा हुआ, इस शॉर्टकट से फायदा हुआ कि आपको वैल्यू नहीं पुट करनी पड़ेगी, पावर जितनी मर्जी हो, वैल्यू पुट करने वाला काम बच्चे, स्कूल के बच्चे करते हैं। अगर वो आप करने बैठ गए तो टाइम बड़ा वेस्ट करोगे, कोई फायदा नहीं होगा ना। क्वेश्चन नंबर 37, मैट्रिक्स ए, तो हमारी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिकल। मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिकल। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिकल भी है, स्क्यू सिमेट्रिकल भी है, तो आप बताओ क्या होना चाहिए। उस केस में हमारे पास जो मैट्रिक्स हो गई, वहां पर क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट तो वैसे भी 0 होते हैं, बिकॉज अगर स्क्यू मैट्रिक्स है तो डायगोनल से 0 होंगे। तो आपको पता है सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या होता है, सिमेट्रिकल का मीनिंग होता था AIJ इज इक्वल टू AJI। ये क्या मीनिंग था सिमेट्रिकल का, ये मीनिंग था सिमेट्रिकल का। और स्क्यू का मीनिंग क्या होता था, AIJ इज इक्वल टू -AJI। और मुझे बताओ ये दोनों चीजें इकट्ठी कब हो सकती हैं। इट मीन्स कि दोनों को सेम होना पड़ेगा। इसका मतलब कि क्या होना चाहिए, AJI शुड बी इक्वल टू -AJI। इट मीन्स कि एवरी AJI शुड बी 0। इट मीन AJI शुड बी 0 मीन्स एवरी GI एलिमेंट, IJI मीन्स IJ, एक ही बात है। GI बोलूं IJ बोलूं वो तो एक ही बात होती है। मीन्स एवरी IJ एलिमेंट शुड बी 0। पहली बात है, जब स्क्यू मैट्रिक्स है डायगोनल से वैसे ही 0 है। ओके, स्क्यू में एक इसका स्क्यू में तो सब डायगोनल तो वैसे ही 0 है। ओके, अगर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है तो आपको पता है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि IJ एलिमेंट इज इक्वल टू GI एलिमेंट। और स्क्यू की डेफिनेशन क्या होती है, IJ एलिमेंट इज इक्वल टू -GI एलिमेंट। ओके, ये देखो दोनों हमने क्या किया, राइट को राइट के इक्वल किया, वहां से एनी AJI एलिमेंट 0 हो गया, GI एलिमेंट 0 हो गया। अब GI बोलो IJ बोलो तो एक ही बात है। इस माइनस को इधर ले जाओगे तो देखो मैंने माइनस को यहाँ रखा हुआ है, अगर मैं इसको प्लस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, बात तो वही है ना। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि दिस इक्वल टू दिस कर दूंगा तो AIJ आपको 0 दिखेगा, ये वो तो एक ही बात है।
ये बोलो वो बोलो, बात वही है, इसलिए मैंने एक साइड को ले लिया था। अगर आपको वो वाली साइड अच्छी लगती है तो वो ले लो, आपकी मर्जी हो तो। अगर वो ले लिया तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एवरी आई जी एलिमेंट इज जीरो। तो क्या नहीं, ये वैसे रिजल्ट होता है हमारे लिए कि अगर आपकी मैट्रिक्स अगर आपकी मैट्रिक्स मिटिकल भी है और स्क्यू भी है, दोनों है, तो मैट्रिक्स शुड बी जीरो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स शुड बी नल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ईच ऑफ द एलिमेंट शुड बी जीरो, सभी एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो ये तो बेसिक रिजल्ट था, मैंने फिर भी आपको थोड़ा सा प्रूव करा दिया। तो मैट्रिक्स शुड बी नल मैट्रिक्स। देखो मैं एक पेपर डिस्कस करने आया हूँ, तो मैं ट्राई फिर भी साथ साथ में कर रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें सिखाने की। अदरवाइज इतना टाइम तो पेपर डिस्कशन में नहीं लगता हमारे लिए, वो सिर्फ मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि चलो कोई नया कॉन्सेप्ट आया तो आपको मैं सिखा दूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, 3 + 2 आयोटा साइन थीटा बाई 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। हमें दिया गया दिस इज प्योरली रियल। हमें पता है प्योरली रियल का मीनिंग क्या होता है। प्योरली रियल का मतलब होता है अगर प्योरली रियल है तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वाई, इसका जो इमेजिनरी पार्ट वाई होगा डैट शुड बी जीरो। इसका जो इमेजिनरी पार्ट वाई है डैट शुड बी जीरो, बस। तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो पहले अभी हमने किया था। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले हमें इसका इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना है। अगर प्योरली रियल है इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना है तो क्या करना होगा, पहले इसको रैशनलाइज करो, मल्टीप्लाई डिवाइड विद कंजुगेट। मल्टी ये आपका नंबर, इसको इसके ड्रोमेटो के कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, ड्रोमेटो के कंजुगेट से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड विद कंजुगेट, देखो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नीचे ए प्लस आयोडा भी है, ए माइनस आयोडा भी है, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सीधा अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो, सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो। हमने यहाँ पे एक स्टेप ज़्यादा ले लिया, आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ए प्लस आयोडा भी इंटू ए माइनस आयोडा भी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ सीधा पहुँच जाओगे। अदरवाइज एक स्टेप ज़्यादा भी ले लूँगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया पहले, फिर आयोडा स्क्वायर को -1 डाल दिया, आयोडा स्क्वायर को -1 किया तो प्लस हो गया, ओके। बट आप सीधा पहुंच जाया करो, स्टेप ना लिया करो बीच वाला, ओके। तो ये सीधा पहुंच गए। और ऊपर वाले को खोल दो थोड़ा सा, ऊपर वाले को खोल दो, 3 रियल पार्ट, रियल इंटू रियल, 3 -4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका रियल पार्ट बन गया, ये रियल बनेगा। और 3 इंटू 2 6 आयोडा साइन थीटा प्लस 2 आयोडा साइन थीटा 8 आयोडा साइन थीटा बनेगा। अब कोई बच्चा इसको खोल सकता है, मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई करके ये बनेगा। तो रियल पार्ट क्या बन गया, रियल पार्ट ये रियल है, रियल रियल है, तो रियल पार्ट को अलग कर दिया। इमेजिनरी पार्ट क्या बना 8 आयोटा साइन थीटा, उसको अलग कर दिया। ड्रोमेटर ये हमारे पास, तो रियल पार्ट को अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया बाय ड्रोमेटर, बाय ड्रोमेटर, बस। तो रियल पार्ट मेरे पास आ गया 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया 8 साइन थीटा बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। कोई भी बच्चा इसको कर सकता है, अभी तक कोई मैंने मुश्किल बात नहीं की। आपको पता है कि नंबर इज प्योरली रियल, और कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट शुड बी जीरो। कॉम्प्लेक्स नंबर का प्योरली रियल है, इमेजिनरी पार्ट शुड बी जीरो, इमेजिनरी पार्ट शुड बी जीरो मीन दिस शुड बी जीरो। ये आपको जीरो चाहिए, ये आपको जीरो चाहिए, बट ड्रोमेटर तो वैसे भी, ड्रोमेटर तो जीरो वैसे भी नहीं करते, तो ड्रोमेटर तो वैसे भी हमेशा पॉजिटिव है, तो नोमेटर शुड बी जीरो। आपका नोमेटर को जीरो चाहिए, तो नोमेटर जीरो मीन्स 8 साइन थीटा जीरो, 8 साइन थीटा जीरो मीन्स साइन थीटा जीरो। और साइन कब जीरो होता है, आपको पता है कि साइन कब जीरो होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, एनी मल्टीपल ऑफ पाई, एनी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। इमेजिनरी पार्ट जीरो, इमेजिनरी पार्ट को जीरो किया, इट मीन साइन थीटा जीरो, साइन थीटा जीरो मीन थीटा, थीटा इज इक्वल टू n पाई, n पाई मीन्स मल्टीपल ऑफ एनी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये हमारे पास आ गया, ओके। तो ये एक्चुअल वे था जो मैंने आपको किया है। अदरवाइज चॉइसेस से भी आप कर सकते थे। कई कई लोग कहते हैं सर हमें चॉइसेस से करना था, तो चॉइसेस से भी इसको कर सकते थे आप। अगर चॉइसेस लेके चलते तो आपको साफ दिख रहा था कि अगर थीटा को n पाई डालता हूँ तो सीधी सी बात है ये तो जीरो होगा, ओके। तो आप चॉइसेस को डाल सकते हो, आपकी विश, मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप चॉइसेस से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ओके। तो वो आपके ऊपर रहेगा, मैंने तो अभी आपको एक्चुअल वे सिखाया, अदरवाइज आप चॉइसेस से भी इसको कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 काफी इजी क्वेश्चन है, बट इसका जो आंसर है थोड़ा सा मुश्किल दिया हुआ है। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं, पर आंसर सेट करने में टाइम ज्यादा लगेगा। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू log बेस x2, log बेस x2, log बेस x2 को क्या लिखते हैं हम लोग, उसका हमें डेरिवेटिव चाहिए, हमें उसका डेरिवेटिव चाहिए। तो log बेस x2 को क्या लिखेंगे, log 2 बाई log x। हर बच्चे को पता है कि log बेस ab क्या होता है, log बेस ab होता है log b बाई log a। तो उसके पहले ऐसा लिखा log 2 बाई log x।
log 2 तो कांस्टेंट है, उसको तो कुछ नहीं करेंगे। ये 1/log x क्या हो गया, log x की पावर -1 हो गया। ओके, log 2 कांस्टेंट है, उसको तो कांस्टेंट रहने देंगे हम, तो log x की पावर -1 हो गया, तो उसका डेरिवेटिव करना बस मुझे। ये तो कांस्टेंट है, इसको तो करने में रहने दो, इसको कुछ ना करो। आपको पता है 1/समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/समथिंग का डेरिवेटिव होता है -1/समथिंग का स्क्वायर। तो 1/log x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/, देखो माइनस आगे होगा, एरा -1/समथिंग का स्क्वायर। आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास -1/समथिंग का स्क्वायर इंटू log x का डेरिवेटिव बाय चेन रूल। ओके, तो आपको छोटी छोटी बातें पता है कि 1/log x का डेरिवेटिव -1/समथिंग डेट का स्क्वायर, ओके, इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x बाय चेन रूल। ओके, किसी बच्चे को मेरी बात नहीं समझ आई तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा -1/समथिंग का स्क्वायर इंटू 1/x, ओके, बाय चेन रूल। ओके, ये हमारे पास आ गया, पावर -2 रखी हुई है, पावर -2 मीन्स की 1/समथिंग का स्क्वायर। तो यहाँ तक पहुंच गया, तो आपका डेरिवेटिव आ भी गया, आपका आंसर आ गया, देखा है, तो ये आपका आंसर है, देखो ये आपका आंसर है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपका आंसर चॉइसेस में इस वजह से नहीं है। आप देखोगे कि आपकी जो आपकी फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, फर्स्ट, हर चॉइस को देखो, आपकी चॉइसेस इस वजह से थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी आपको। आपका आंसर आ गया, एक स्टेप दो स्टेप के बाद आपका आंसर आ चुका हुआ है, पर चॉइसेस जो है वो किसी और वे में है। तो चॉइसेस में क्या है देख सकते हो आप, तो इसको ट्राई करो कि चॉइसेस के वे से सेट करो। तो कैसे करोगे आप, देखो फाइनल आंसर आ चुका हुआ है, तो आपके सामने देखोगे क्या ये चॉइस फर्स्ट चॉइस बन रही है। अगर आप देखना चाहो तो उसने फर्स्ट चॉइस में log बेस 2x किया हुआ है, हमने यहाँ log बेस ex किया हुआ है। अगर आप इसको क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, कई बार मैंने कहा था ना चॉइसेस को बनाने में टाइम लगेगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको log 2 को नीचे उतार दिया, log 2 को नीचे उतार दिया, तो log 2 को नीचे उतार के log 2 से अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने एक बार। आपको बता रहा हूँ कैसे किया, देखो ये देख रहे हो log 2 हो चुका हुआ है, हमने माइनस को कुछ नहीं किया, तो log 2 का स्क्वायर मैं आपको आराम से करके दिखाता हूँ, log 2 से मल्टीप्लाई किया ऐसे, log 2 का स्क्वायर कर दिया, और log x का स्क्वायर तो नीचे है ही है। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ क्या किया हमने, इंटू 1/x ये किया पहले। ओके, इंटू अगर log 2 से मल्टीप्लाई किया तो log 2 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, हमने log 2 से मल्टीप्लाई किया नोमीटर को, log 2 से डिवाइड भी करना पड़ा। अब आपको दिख रहा है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पार्ट को मैं नीचे ले गया, इस पार्ट को नीचे ले गया, तो आपको पता है कि log x log 2 आपने देखा था, जो शुरू में स्टेप यूज किया था ये वाला, वो स्टेप नीचे भी यूज कर सकते हो। तो log x log 2 का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया ये, log x log 2 का स्क्वायर हो गया, ये log x log 2 का स्क्वायर। ओके, आगे वही है सेम, x इंटू log 2, क्या वो x इंटू log 2, उसको हमने कुछ नहीं किया, x इंटू log 2। अब आपको समझ आ गया होगा सेटिंग क्या है, सेटिंग छोटी सी सेटिंग थी, तो वो आपने माइंड में भी कर सकते थे, आप अपने माइंड में भी कर सकते थे, बट अभी मैंने करके दिखा दी। और log x log 2 को क्या लिखोगे, log x log 2 को लिखोगे log बेस 2x, क्या लिखोगे इसको आप, log बेस 2x, ये वाला देखो क्या लिखोगे, log बेस 2x, बस उसी को हम इसने फाइनल आंसर लिख दिया -1/log 2x का स्क्वायर। अब आपको समझ आ गया होगा, ये सब कुछ माइंड में होता है, पेपर में नहीं होता। आपको दिखाने के लिए मैंने इसको कर दिया कि कई बच्चों को इन्हें लगे ये स्टेप कैसे बना, वो मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया कि मेरा आंसर बड़ी फास्ट आंसर आ गया था। और यहाँ से बच्चा कहता है मेरा आंसर मैच कौन सा होगा, इसको बस आपने log 2 से मल्टीप्लाई किया, log 2 से डिवाइड किया, आपने करके दिखाया, log 2 से डिवाइड किया, log 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको आपने सेट कर लिया विद log बेस 2x में, क्या सेट कर लिया, log बेस 2x में। आपका आंसर देख रहे हो, बिल्कुल आपका आंसर फर्स्ट चॉइस, परफेक्ट आंसर फर्स्ट चॉइस बन गया। कई बार क्वेश्चन इजी होते हैं पर उसको आंसर में सेट करने में टाइम लगता है, तो आपने क्वेश्चन बड़ा इजी था, आप देखोगे क्वेश्चन बड़ा इजी था, बस उसको सेटिंग करने में टाइम लग जाता है, वो भी इतना टाइम नहीं लगेगा, वो तो हम आपको दिखा रहे हैं, अदरवाइज जिसका अपना माइंड है वो बड़ी फास्ट कर सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 40 आज का लास्ट क्वेश्चन अभी का होगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, इफ n अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80, n arithmetic mean inserted between 20 and 80 such that ratio of first mean to last mean is 1 to 3, then the value n क्या है। तो पहली बात आपको आर्टिकल आना चाहिए कि अगर n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं बिटवीन टू नंबर्स, और बिटवीन टू नंबर्स अगर n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हो, n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b अगर आप इंसर्ट करते हो, तो उस केस में कॉमन डिफरेंस क्या होता है,
उस केस में कॉमन डिफरेंस होता है b माइनस ए बाई एन प्लस वन। ओके, इफ n अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन a एंड b, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है b माइनस ए बाई एन प्लस वन। तो ये आपको छोटी सी बात पता होनी चाहिए। तो b क्या 80 है, a क्या 20 है, n आपके अर्थमेटिक मीन्स है, तो d की वैल्यू सीधा आ गई 80 माइनस 20 60 बाई एन प्लस वन। सीधा आपने d निकाल लिया बिना ज्यादा एफर्ट्स किए। उसके बाद आपको क्या दिया जा रहा है, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का मतलब सेकंड, आपको पता है कि फर्स्ट अर्थमेटिक मीन ये आपका a1 a2, ये आपने कितने अर्थमेटिक मीन किए बीच में, n अर्थमेटिक मीन किए हैं। ये आपके n अर्थमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b। तो ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सेकंड टर्म ऑफ द एपी। जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होता है दैट्स सेकंड टर्म ऑफ एपी, उसको क्या बोलते हैं a प्लस d। देखो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन मींस a1, वो क्या होगा a1 होगा, वो क्या होगा a प्लस d, क्या होगा a प्लस डी। ए क्या है 20 है और d मुझे नहीं पता, d निकालना मुझे नहीं पता, d मैं बाद में पुट कर सकता हूँ। ओके, सिमिलरली लास्ट अर्थमेटिक मीन क्या होता है, लास्ट अर्थमेटिक मीन मीन्स की n प्लस वन टर्म। तो n प्लस वन टर्म क्या होती है, n प्लस वन टर्म होती है a प्लस एन डी, a प्लस एन डी। देखो a 20 है एन डी। ओके, तो ये दोनों का मुझे रेशियो दिया हुआ 1/3, इन दोनों का रेशियो मैंने 1/3 मुझे दिया हुआ है। ओके, आप इसको 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो आपके सामने, तो d की वैल्यू n में आ जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगी, इससे आ जाएगी d की वैल्यू n में आ जाएगी। ये d की वैल्यू n में आ गई और वहां भी d की वैल्यू n में आ गई, ये भी d की वैल्यू n में थी, ये भी d की वैल्यू n में है। दोनों d को इक्वल कर दो, आप दोनों d को इक्वल कर दो, वहां से n की वैल्यू आ जाएगी। बस यहाँ दोनों d को इक्वल कर दिया, वहां से n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू क्या आ गई, आप देख सकते हो, सिंपल सी कैलकुलेशन है, n की वैल्यू 11 आ गई। ये क्वेश्चन सच में अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको चीजें नहीं पता थी, इस क्वेश्चन में आर्टिकल थोड़ा यूज हुआ है। कौन सा आर्टिकल यूज हुआ है, इंसर्शन ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स a एंड b। उस केस में d क्या होता है b माइनस ए बाई एन प्लस वन। ये आपको पता होना चाहिए, तभी यहाँ पर पहुंचोगे आप। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या होता है a1, a1 क्या होता है सेकंड टर्म ऑफ द एपी, वो क्या होता है a प्लस डी। एन लास्ट अर्थमेटिक मीन क्या होता है, लास्ट अर्थमेटिक मीन होता है an, वो क्या होती है n प्लस वन टर्म। n प्लस वन टर्म ऑफ एपी क्या होती है a प्लस एन डी। देखो ये सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि सारी नॉलेज आपको है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तभी क्वेश्चन इजी लगेगा। अब रेशो निकाला, रेशो 1/3 हुआ, तो वहां से d आ गया, d पहले भी आया, d अब भी आया, दोनों d को इक्वल किया, n की वैल्यू 11 आ गई। ये क्वेश्चन सच में अच्छा क्वेश्चन था। आपको लगा होगा कि मैंने फास्ट कर दिया, पर ये क्वेश्चन मैंने फास्ट इसलिए किया कि अर्थमेटिक मीन का हमें आइडिया पता था। जिसको अर्थमेटिक मीन का आइडिया नहीं पता, उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल भी बन सकता था। तो क्वेश्चन अच्छे थे, मैं कहूँगा शायद पार्ट 2 के जो क्वेश्चन, जो मैंने पार्ट 1 में फर्स्ट 20 क्वेश्चन किए थे, उससे थोड़े बेटर क्वेश्चन थे। तो अब अगला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। अभी तक 40 क्वेश्चन जो हमने किए हैं, हमने अभी 21 क्वेश्चन नहीं किया। 21 क्वेश्चन क्वांट का क्वेश्चन है, वो हमारे टीचर, दूसरे टीचर करेंगे। तो जितने मैंने 40 क्वेश्चन किए हैं, उसको एक बार पहले आप पूरा देखो, देन हम आगे आप कंटिन्यू करते हैं। जो भी आपके कमेंट्स हैं, आप हमारे यूट्यूब में इसके कमेंट्स भी आप कर सकते हो। तो जो भी हम आपके लगेंगे डाउट्स है, उसको आपसे हम लाइव क्लास भी दे सकते हैं, या अगली क्लास में वो डाउट्स भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।